हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है की फीचर्स एंड डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं बाद में कर चुका था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अब की वीडियो में कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो पहले मैं समझना होगा कि पहले तो हम बात क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं और डायमेंशंस हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है समझा चुका हूं पिछली वीडियोस में इस चैप्टर के। पहले समझते हैं गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि गुड गवर्नेंस का क्या रोल है ग्रोथ के पीछे। तो हम सब जानते हैं कि भाई जो गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे क्या आता है, यानी कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लेती है, अलग अलग तरह के यहाँ पे पॉलिसी बनाती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से काम करती है हमें इकोनॉमिकली ग्रो करवाने के लिए। तो अगर गवर्नेंस अच्छे तरीके से होगी तो हमारी जो ग्रोथ का लेवल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और अगर गवर्नेंस पूरे तरीके की होगी तो जो हमारी जो ग्रोथ का लेवल है वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन फैक्टर किस चीज का आता है कि भाई जो गवर्नेंस है वो किस टाइप की है। अब बात है गवर्नेंस अच्छी कैसे होती है बुरी कैसे होती है। जैसे हम बहुत सारे देखते हैं ना कि जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, फ्री एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम बनाती है और भी बहुत सी चीजें गवर्नमेंट जो है वो करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्टिव करना। तो इन सब चीजों में पैसा लगता है। अब पैसा कहां से आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं उससे, चाहे एक इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है एज अ इनकम टैक्स, चाहे जीएसटी, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ गवर्नमेंट या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर कुछ पॉलिटिशियंस इस पैसे का मिसयूज करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो पैसा समाज की भलाई में लगना चाहिए था, सोशल वेलफेयर लगना चाहिए था, वो पैसा भाई वो अपनी मर्सिडीज में घूमने के लिए लगाते हैं। तो ऐसे केस में देश डेवलप नहीं हो सकता है ना। तो भाई सेम चीज यहाँ पे है। तो अगर गवर्नेंस अच्छा होगा, करप्शन कम से कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। और जितना कम होगा, ठीक है, जितना बेकार होगा गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस जितना बेकार होगा उतनी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आप देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या आया, गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग प्रोसेसेस दैट फैसिलिटेट द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नेंस इन्वॉल्व क्या करता है, द रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग प्रोसेसेस, कि हम जो है कि मतलब ये जो है कैसे रेगुलेट करेंगे डिफरेंट चीजों को, रेगुलेट किसको, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, डिफरेंट सेक्टर को, डिफरेंट फर्म्स को, डिफरेंट, ठीक है, चीजों को, तो कैसे रेगुलेट करेंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं गवर्नेंस में क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग प्रोसेसेस दैट फैसिलिटेट द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, गुड गवर्नेंस एंश्योर्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो गवर्नेंस हम कब मानते अच्छा है कि ताकि वो इफेक्टिव हो, वो एफिशिएंट हो, इसके अलावा जस्टिस इन द रूल ऑफ लॉ, जस्टिस हो अच्छे तरीके से। लेकिन आज हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे हर चीज जो है बेकार है। क्यों? क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर का हाल तुम लोग को पता ही है कि भाई लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उड़ा देते हैं तभी बच जाते हैं, है ना, उनसे ऐसे लिखवा लेते हैं वो बच के निकल जाते हैं। तो भाई तरीका है गवर्नमेंट का काम करने का, है ना, कि भाई कोई बंदा अपनी पोर्च लेके आता है, बंदों को उड़ा देता है, ठीक है, उसे कैसे लिखवा दिया कि भाई गाड़ी कैसे लग जाती है, लाइसेंस था नहीं उसके पास, ठीक है। तो मैंने एक तरह से टोंट मार दिया गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ी हुई है हमारी कंट्री के अंदर, और पैसों पे हर चीज बिकती है, वकील बिकते हैं, जज भी बिक जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस होता तो हम वो एंश्योर करेगी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, जस्टिस इन द रूल ऑफ लॉ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, हाँ, तो कुछ मामलों में कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बात आती है कुछ चुनिंदा अमीर लोगों की तो ये सब जो है फीके पड़ जाते हैं, ठीक है। एंड एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन किसका, लोगों का, ठीक है, कॉन्सेंससनेस एंड इक्वालिटी। अब इक्वालिटी भी काफी मैटर करती है भाई, इक्वालिटी भी तो देनी पड़ेगी ना लोगों को, जिसमें मैंने बात करी थी पिछली वीडियो में कि इक्वालिटी हर तरीके से होनी चाहिए। इक्वालिटी का हर तरीके से होने का मतलब ये है, ठीक है, एक मिनट वेट करना, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात करता, इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी किस तरीके की, इक्वालिटी यानी कि भाई जो हमारे जितने भी धर्म वगैरह जितने भी रिलीजन है उन सब में जो है जो भी लोग रहते हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मौका मिलना चाहिए, है ना। उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी तरह का, मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो भी नहीं होना चाहिए। उसको मैं क्या बोलते हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में। अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी तो वहाँ पे इक्वालिटी होगी, वरना फिर वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं। फिर क्या आता है तीसरा पॉइंट,
गुड गवर्नेंस का, इट इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो रिजल्ट किसका होता है? कोलैबोरेटिव एफर्ट का बिटवीन द स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड सिटीजंस। तो एक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ना कोलैबोरेशन होता है एफर्ट्स का, कि नहीं सिर्फ हम सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे, नहीं, कुछ चीजें तो स्टेट के कंट्रोल में होंगी, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, कुछ सिविल सोसाइटीज होंगी और कुछ सिटीजंस की चीजें होंगी। यानी हम सब कुछ जो है वो सिर्फ सरकार पे नहीं छोड़ सकते, कुछ चीजें जो है, कुछ डिसीजन जो है हमें इंडिविजुअली भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, कोलैबोरेटिव एफर्ट सिर्फ इन तीनों का नहीं होता, कोलैबोरेटिव एफर्ट गवर्नमेंट के बीच में भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है पूरे देश को कंट्रोल करना, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट जैसे कि एमसीडी, ठीक है, पंचायती राज, ये सब। तो ये भी हमारा किसका पार्ट बनता है? अगर ये सब कोलैबोरेशन से काम करेंगे तो पार्ट किसका बनेगा यहाँ पे? गुड गवर्नेंस का। लेकिन अगर आपस में ही भिड़ते रहेंगे तो भाई ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जनरली देखा जाता है कि अब लोगों ने यहाँ पे सोचा है कि जो दिल्ली है उसकी ग्रोथ काफी तेजी से होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या था, अब सब पहले जाओगे तो सेंट्रल में गवर्नमेंट किसी और की थी और स्टेट में यानी कि दिल्ली में गवर्नमेंट किसी और की थी। स्टेट यहाँ पे, दिल्ली तो स्टेट है नहीं, यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट किसी और की थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की थी। लेकिन अब जो है वो दोनों जो है गवर्नमेंट सेम है, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट और जो हमारे पास स्टेट है, जो हमारे पास दिल्ली है, इसकी भी गवर्नमेंट सेम है, ठीक है। तो अब होगा क्या, ग्रोथ जो है काफी तेजी से होगी, कोई भी गवर्नमेंट ग्रोथ को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये चीज होती है कि अगर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है ना किसके बीच में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट किसका बनेगा? गुड गवर्नेंस का। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या बनता है इसके बाद? फोर्थ पॉइंट जो क्या है? सेंट्रल टू प्रोविजन ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल होल्डर्स टू अडेप्ट एंड सस्टेन सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये है क्या? तो सेंट्रल, अब ये इसका मेन काम एक और होता है गुड गवर्नेंस का, कि सेंट्रल टू प्रोविजन ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। किसका काम क्या है? कि अच्छी और एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज हर लोगों तक जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब एसेंशियल सर्विस में आता क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, सैनिटेशन, ये सब जो है वो एसेंशियल सर्विस का पार्ट है। इसके अलावा तो बात होती है फूड की, क्लोथ की, ठीक है, शेल्टर की, तो है हमारा एसेंशियल सर्विसेज। तो वो जो है वो हर एक पर्सन तक टाइमली पहुंचनी चाहिए। एंड प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, और यही नहीं, सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, टू होल्डर्स टू अडेप्ट द सस्टेन एंड सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर आईजी यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ। और यही नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होना चाहिए? बहुत जरूरी है। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि जहाँ पे सोशल लाइफ और लोगों की इकोनॉमिक लाइफ दोनों मिलकर दूसरे के साथ काम करें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे 3 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट। अब 5वां पॉइंट क्या है? प्राइवेट गवर्नेंस एम्फसाइजेस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो तुमने बात कर ली किसकी? गुड गवर्नेंस की। तो ये सारी बात हमने किसी गवर्नमेंट की बात करी, लेकिन अब हम किसकी बात करें? प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट गवर्नेंस एम्फसाइजेस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो क्या दिखाता है? रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मीटिंग द डिमांड्स फॉर कैपिटल, कि जो कैपिटल की डिमांड्स है वो किस तरीके से फुलफिल कर रही है, इसके अलावा रिसोर्सेज की डिमांड किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, एंड स्किल्स एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और ऐसे कौन सी स्किल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए? एक बात समझते हैं, हम सब जानते हैं कि आजकल जो है वो जमाना है किसका? प्राइवेटाइजेशन का। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज्यादातर चीजों को प्राइवेटाइज कर भी रही है। उसका एक मेन रीजन क्या बनता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट को ये लगता है कि हम जो है वो, इनकी गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, और जब गवर्नमेंट बिजनेस को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, यानी कि इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो उसे प्राइवेटाइज करिए, क्योंकि उसे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लेके आएगा बिजनेसेस के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर का मेन काम भी यही बनता है, एक तो वो डिमांड फुलफिल करे कैपिटल की, रिसोर्सेज की, और इसके अलावा स्किल्स एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और स्किल्स पे ध्यान दे, क्योंकि देखो आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में वही पर्सन सर्वाइव कर सकता है जिसके पास प्रॉपर स्किल्स है काम करने की। या तो वो उन्हें अपग्रेड करते हैं स्किल्स के लिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पैसा खर्च करते हैं उनके ऊपर, ठीक है, या फिर वो उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो वेल स्किल्ड होते हैं, जिनके पास जो है प्रॉपर स्किल इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जिनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है तो भाई वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट नहीं बन सकते। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, जो हमारे पास क्या बनता है? तो ये तो बन गया गुड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर क्या आता है हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन। भाई देखो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि सारी पावर आप इकट्ठे कर दो, ठीक है। इसको हम यही बोलते हैं पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पावर, कि अपने सारा पावर जो है वो सिर्फ कुछ लोग आने दे दिया। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के अंदर हम देखते हैं, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ पावर होता है, तो क्या वो पर्सन पावर को मिसयूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। कुछ स्टेट में ऐसा देखने को मिलता है, कुछ कंट्री में
ऐसे देखने को मिलता है जहाँ पे जो पावर है सिर्फ एक पर्सन के पास में है, वो जिसे जैसे मर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर होता है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो पावर है वो मल्टीपल लोगों के पास होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, रेगुलेशंस रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पावर का मिसयूज नहीं होता और इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कोई भी काम परफॉर्म किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इज अ की ऑफ मैकेनिज्म फॉर डिलीवरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, अगर हम जो है यहाँ पे एक तो एम्पावर करें लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, ठीक है, जिसके जरिए जो है गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को, जिसके जरिए जो है हम ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, The 73rd and 74th constitutional amendments, ये कुछ constitutional amendments हुए थे, represent the significant innovations in Indian polity, कि जहाँ पे इंडियन पॉलिटिशियंस के अंदर या फिर इंडियन पॉलिटी के अंदर कुछ significant changes किए गए, ठीक है, तो जिसके जरिए हमने कहीं ना कहीं जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करी, ये पॉइंट इसके अंदर आता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, 11th प्लान, ठीक है, जो जिसका टाइम पीरियड क्या था, मैं बताया था पिछली वीडियो में, जिसका टाइम पीरियड था हमारा कितना, 2007 से 2012, ये था हमारा 11th 5-year प्लान का टाइम पीरियड, ठीक है। तो 11th प्लान इंट्रोड्यूस्ड अ डिवोल्यूशन ऑफ इंडेक्स नोन एज द PRI एम्पावरमेंट, जहां पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रमोट किया था सेल्फ गवर्नेंस को, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नेंस को, यानी कि जहां पे पंचायती राज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां से हमारा सिस्टम चालू हुआ था, पंचायती राज सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर PRIs। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, गवर्नमेंट मस्ट डिवोल्व डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव IG। यही नहीं, गवर्नमेंट को डिवोल्व करना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए अपने सारे कामों को, और डिसेंट्रलाइज यानी कि अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज रखना चाहिए ताकि पावर का मिसयूज ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव IG, अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करनी है तो IG के फ्लो में याद रखना इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये चीज है। तो ये सब पॉइंट हो गए। तो एक पॉइंट क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, एक पॉइंट हुआ हमारा गुड गवर्नेंस। अब एक पॉइंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो जो पर्सन है वो उस चीज के लिए जिम्मेदार भी होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, अकाउंटेबल भी होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। और अगर ट्रांसपेरेंसी का मतलब पता है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक चीज जो हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए लोगों के लिए, यानी कि कुछ भी छुप छुपा के ना हो, सब कुछ जो है क्लियरली पता हो लोगों को किस तरीके से कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कहाँ पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कहाँ पे जो टैक्स का पैसा है वो कितना खर्च हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। हाँ, अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा जो है गवर्नमेंट के भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, अगर वो लोगों को पता लग गया तो कहीं ना कहीं उसका भी मिसयूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस के जो भी चीजें होती हैं वो सब क्या होते हैं, हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो वो गवर्नमेंट जो जनरली छुपा के रखती है लोगों से, लेकिन बाकी चीज जो है वो बता सकती है, तो वो चीज है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, इट रेफर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस इन सर्विस डिलीवरी। तो ये क्या रेफर करता है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, गवर्नमेंट की, कि भाई जो चीज उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि हम ये चीज डेवलप करेंगे, उन्हें वो चीज परफॉर्म करके दिखानी चाहिए, यानी कि वो सर्विस यहाँ पे डिलीवर करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ऑटोनोमस एजेंसीज दैट प्रोवाइड्स चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी। कुछ एजेंसी ऐसी भी है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखती है, फॉर एग्जांपल कैग, CAG और एक PMO, ठीक है, और जिनको इनकी फुल फॉर्म नहीं पता, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैग कौन सी एजेंसी है और PMO कौन सी एजेंसी है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी इज क्रूशियल फॉर द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। अब ट्रांसपेरेंसी है वो काफी क्रूशियल है किस चीज के लिए, जो हम जो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, हम कौन, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवर कर रही है एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज, वो जो है वो एफिशिएंट तरीके से हो, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, ट्रांसपेरेंसी का, यानी कि पता होना चाहिए कि किस किस लेवल तक जो है सर्विसेज डिलीवर की गई हैं गवर्नमेंट के जरिए, ठीक है, एंड एम्पावर सिटीजंस बाय ग्रांटिंग देम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यही नहीं, जो लोग हैं, जो नॉर्मल सिटीजंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास वो पावर्स होनी चाहिए जिसके जरिए वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अनेबलिंग देम टू असर्ट देयर राइट्स टू गवर्नमेंट प्रोविजंस एंड एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट जो भी प्रोविजंस बना रही है, जो भी काम कर रही है, ठीक है, उसका लोग जो है पता लगा सके कि किस किस तरह की चीजें कंट्री के अंदर चल रही हैं, ठीक है, यानी कि लोगों को भी जानने का हक है भाई, सिंपल सी
बात है, जब रेवेन्यू लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्स लोग भर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स लोग दे रहे हैं, अपनी इनकम का पार्ट दे रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स भर रहा है, जीएसटी भर रहे हैं, तो वो सब पैसा खर्च कहाँ हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से पता होना चाहिए लोगों को। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है, ताकि वही मोटिवेट हो पाए कि हाँ भाई हमारा जो पैसा गया है वो सही में सही जगह यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, इनिशिएटिव्स लाइक द सिटीजन चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्शन। अब देखो इनिशिएटिव कुछ है यहाँ पे, जैसे कि सिटीजन चार्टर एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट आरटीआई जिसको हम बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि कोई पर्सन जो है अगर उसे किसी भी चीज़ का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पे आरटीआई लगा सकता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अकाउंटेबिलिटी, और यही नहीं, कुछ यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है, वो सिग्निफिकेंट एफर्ट यहाँ पे करता है टुवर्ड्स अचीविंग अकाउंटेबिलिटी, ताकि अचीव कर सके अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे मैं ऊपर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि भाई आरटीआई जो है या फिर जो भी हम इंफॉर्मेशन जो है निकालते हैं यहाँ से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, तो वहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन मिलेगी या फिर लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो भी है वो यहाँ पे अकाउंटेबल रहेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग जो है वो कभी भी पूछ सकते हैं कि भाई वो जो चीज़ें हैं वो कैसे हैंडल हो रही हैं, पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ से काम कर रही है, वो तब जो है जो गवर्नमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी यहाँ पे। अकाउंटेबल भी और ट्रांसपेरेंट भी। ट्रांसपेरेंट तो हो ही गई जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो अब आता है सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब सस्टेनेबिलिटी समझते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट क्या आया, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ठीक, देखो सस्टेनेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, कि जो चीज हम जो ग्रोथ हम कर रहे हैं ना, ठीक है, वो हम आज भी कर पाए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिले, और यही नहीं आने वाले फ्यूचर में उस ग्रोथ लेवल को अचीव करके रख सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि भाई एग्जाम से पहले आज ही तरह भाई 18 घंटे पढ़ देगा, 20 घंटे पढ़ देगा, ठीक है, पता लगा उसके बाद कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा, ठीक है, बस सारी हवा वहीं निकल जाती है। हफ्ते में एक दिन पढ़ाई होगी 18 घंटे की, बाकी दिन पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग कंसिस्टेंट होते हैं कि अगर वो 8 से 10 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ेंगे, है ना, तो वो क्या हो गया, उसे बोलते हैं कि भाई हमने जो ग्रोथ लेवल टच किया था अपने लिए हम उसको सस्टेन कर पा रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी हर चीज की होती है, जैसे फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। अब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम जिस नेशनल इनकम पे हैं, हम जिस जीडीपी लेवल पे है, हम जिस पर कैपिटा इनकम पे है, हमें उसे सस्टेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि हम जिस भी फाइनेंशियल लेवल पे है हमें उसे सस्टेन करना होगा ताकि वो हमारे हाथ से ना जाए, वो पैसा हमारे हाथ से ना जाए, हमारे पास जो है वो एसेट्स रहे, वो वेल्थ हमेशा वेल क्रिएटेड रहे। दूसरा क्या होता है, सोशल सस्टेनेबिलिटी। अब सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट लिखे भी हुए मैंने, इन्वॉल्व मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर। हमें अपने सोशल स्ट्रक्चर को जो है वो बताना चाहिए एंड कल्चर्स को बताना चाहिए। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों की वजह से, ठीक है, या फिर एडवांस होने की वजह से लोगों के ज़्यादा हमारे जो बहुत सारे कल्चर्स है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी भी क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर दिया है, पर्टिकुलरली इन ट्राइबल एरियाज, खासकर ट्राइबल एरियाज के अंदर, वेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है कॉन्फ्लिक्ट विद कल्चरल वैल्यूज, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसके साथ, कल्चरल वैल्यूज के साथ में। इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस टाइम पे तो हम जो है वो ग्रोथ करने के लिए इतना नीचे गिर चुके हैं कि इन्वायरमेंट की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस टाइम पे, मान लो करंटली मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ, अब दिल्ली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दिल्ली में आप देख रहे हो टेम्परेचर अभी तो मई का महीना चल रहा है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 38-40 डिग्री टच कर चुका है। गर्मी का ऐसा माहौल है, आप भाई एसी से बाहर नहीं निकल सकते, कमरे से बाहर निकल जाओगे या फिर धूप में निकल गए फिर तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे। तो वो हालत है यहाँ पे। सिर्फ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है, सिर्फ किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसकी अब देखो जब डेवलपमेंट होती है, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर हो, खासकर इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, पॉल्यूशन हो वो भी लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। तो एक सिंपल से बता, अगर हमने ग्रोथ अचीव कर भी ली, हम एक हाई लेवल पे चले भी गए, ठीक है, और अगर इन्वायरमेंट ही रहने लायक नहीं बचेगा, तो अगर लोग ही नहीं बचेंगे रहने के लिए, तो क्या फायदा ऐसी ग्रोथ का, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते
सकते हैं कि इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी उसी लेवल पे इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट जितना अच्छा है ना रहने के लिए अभी, वो फ्यूचर में भी रहना चाहिए। यानी कि ग्रोथ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्वायरमेंट को भी हार्म मत करो। अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा तो उसके बहुत सारे जो है हमें इम्बैलेंसेस या फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, जो कि पड़ भी रहे हैं बहुत सी जगह पे, है ना। ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, आने वाले टाइम में दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। सोचो अभी तो टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है और ऐसे ही ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ता रहा, ठीक है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती रही, तो सोचो गर्मी का लेवल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि भाई पूरे टाइम हम इस तरह के बैठे रहेंगे, कभी ना कभी तो बाहर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जो लगातार क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जिस पे बहुत सी कंट्रीज का ध्यान है भी, फोकस है भी, लेकिन कुछ कंपनीज हैं, सिर्फ कुछ ही कंपनीज है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, यानी कि जिन्होंने 90% से फालतू पॉल्यूशन कर रखा है। मतलब 10% कंपनी है सिर्फ वर्ल्ड की जो इतना बड़ा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिससे जो हमारा अर्थ है, जो सिर्फ पूरे यानी कि हमारा जो गैलेक्सी है, सिर्फ एक ही तो प्लेनेट है जहाँ पे हम रह सकते हैं, ठीक है, वो भी हम रहने नहीं छोड़ेंगे आने वाले टाइम में अगर ये चलता रहा लगातार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। और आपको सिर्फ पॉइंट लिखना ही नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है, जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।